मौजूद है हमारे साथ फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं सोनिया गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं। चेयरपर्सन है CII उत्तराखंड चैप्टर से रजनीश गोयनका अध्यक्ष MSMEDF हमारे साथ मौजूद हैं और प्रशांत चौधरी हैं फाउंडर हैं कोड योगी स्टार्टअप के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और किसी भी स्टेट की बात कर लें, देश की बात कर लें, अगर हमें विकास करना है, अगर हमें प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना है तो बहुत जरूरी है कि हमारा जो अर्थतंत्र है वो मजबूत रहे। अर्थतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी यहां जो मौजूद हमारे खास मेहमान हैं इन सबके कंधों पर है। इनसे जानेंगे कि कितना कुछ बदला है उत्तराखंड में बीते कुछ सालों में और इस बार तो लक्ष्य रखा गया है कि उत्तराखंड को अगले 10 साल में इंडस्ट्री के सेक्टर में, उत्पादन के सेक्टर में देश का नंबर 1 स्टेट बनाना है। तो ये कैसे मुमकिन होगा? ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, कैसे हासिल होगा? और 2021 की हम बात करें, निवेश अच्छा खासा आया उत्तराखंड में। आगे क्या, निवेश कैसे आए और निवेश जो आएगा उसका इस्तेमाल कैसे हो? क्योंकि उत्तराखंड जो कि प्राकृतिक आपदा कई बार यहां पर दस्तक दे चुकी है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है ये प्रदेश, लेकिन यहां पर बहुत जरूरी होता है कि इकोनॉमी के साथ साथ इकोलॉजी का भी ख्याल रखा जाए। सीएम पुष्कर धामी भी यही बात बार बार कहते हैं कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों पर हमें ध्यान देना है। तो ये कैसे मुमकिन होगा? उत्तराखंड को औद्योगिक हब बनाया जाना है, ये टारगेट है 10 साल में, कैसे पूरा होगा? Thanks, ma'am. First of all, I would like to thanks my invited channel 18. आपने बहुत अच्छा एक सवाल रखा है इस मंच से कि आज जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव वो है हमारा उत्तराखंड राइजिंग। आपने रखा कि पहले क्या था और अब कहाँ बदलाव आया है। अब आप 2003-2004 में जब एक केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर जो पॉलिसीज आई उद्योगों को लेकर के, आप उससे पहले का उत्तराखंड देखिए और उससे बाद का उत्तराखंड देखिए। पहले वाले ही 5 वर्ष में जैसे ही 2003 से लेकर 2004 से लेकर 2010 तक का अगर आप दृश्य देखें तो उस दौरान कितनी तरह की इंडस्ट्रीज बाहर के लोगों ने कितनी रुचि के साथ यहाँ पर अच्छे बड़े इन्वेस्टमेंट से बड़े बड़े उद्योगों को वो किया और पहले ही 5 वर्ष में उनको यहाँ की पॉलिसीज, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की इकोलॉजी, यहाँ की गवर्नमेंट की सारी सपोर्ट्स, डिपार्टमेंट्स की सारी कॉपरेशन, इन सब चीज़ों से उनको इतना बल मिला कि उनको अपने उद्योगों को और ज़्यादा विकास करने में उनका एक कॉन्फिडेंस बना। अगले ही 5 से 10 साल फिर अगर हम 2010 से लेकर के 2020 तक का देखें तो मैं अगर अपने फार्मा सेक्टर की बात करने लगूं तो मैं फार्मा सेक्टर से बिलोंग करता हूं। मैं आपको कह सकता हूं कि लगभग हर फैक्ट्री ने, अगर हम कोरोना काल से पहले की बात करें तो 2010 से 2019 तक के टाइम में लगभग हर सेक्टर में भरपूर हर कंपनी ने अपने बहुत एक्सपेंशन और निवेश और आज उसका नतीजा है हम उत्तराखंड वासियों के लिए एक इतनी बड़ी प्रसन्नता का विषय है। आप सुनकर के हैरान होंगे कि आज पूरे भारत में फार्मा की प्रोडक्शन अकेले 22% जो है अकेले उत्तराखंड फीड कर रहा है। बिल्कुल, तो पूरे देश में दवाओं का जितना उत्पादन होता है 22% उत्पादन उत्तराखंड में होता है और इसमें लाइफ सेविंग मेडिसिन के साथ साथ इक्विपमेंट्स भी हैं। और इस पर विस्तार से हम बात करेंगे आगे। हरेंद्र गर्ग जी के पास में चलूंगी। हरेंद्र जी, दिसंबर 2021 में निवेश तो बहुत आया, ठीक है, 64,244 जो छोटे बड़े उद्योग थे उनमें निवेश 23,000 करोड़ से कहीं ज्यादा आया है, लेकिन इस निवेश को और बढ़ाने की जरूरत है। कैसे, ये आपको क्या लगता है, चुनौतियां क्या होने वाली हैं और साथ ही आगे का विजन क्या रहने वाला है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, उत्तराखंड जो भौगोलिक जिसका परिवेश है, तो यहाँ की जो सबसे बड़ी ताकत, क्योंकि मैं पिछले 2-3 एपिसोड को सुन रहा था, जिस हम लोग पानी और जवानी के बारे में अक्सर बात करते हैं, तो सबसे बड़ी ताकत यहाँ का वही यूथ है। मैं 10-12 बरस पहले एक बार तो बाहर जा रहा है, उसे नहीं, कैसे मैं रोकेंगे? यहीं पे मैं रोकना चाहूंगा, कहीं बाहर नहीं जा रहा है। हमारे यूथ की ही ताकत की बदौलत आज हम 22% फार्मा, 12% कॉस्मेटिक का उत्पादन कर पा रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बड़ी बात, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल प्लांट अगर वो मौजूद हो तो हमारे उत्तराखंड में है। आज भी हम लोग स्किल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं
तो मुझे एक चीफ सेक्रेटरी का वाकया आज भी याद है कि उन्होंने कहा कि अगर पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा ग्रास्पिंग करने वाली अगर कोई टीम है और सबसे बड़ा यूथ है, वो हमारे इस उत्तराखंड प्रदेश का है। तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है। हमें अपने आप को जब हम ग्रोथ करते हैं तो रिकरेक्ट करने की जरूरत होती है, हमें उसको लेके आगे बढ़ना है। इन्हीं चीजों से नई आपने जो इन्वेस्टमेंट का एक फिगर्स दिया है, मैं उसी पे बात कर रहा हूं। हमें इस निवेश को साइंटिफिक तरीके से, इस निवेश को अपने माहौल के अनुकूल कैसे लेके जाए। चूंकि वो कोरोना काल था तो बहुत ज्यादा चीजों पे काम नहीं हुआ, लेकिन पिछले 1 साल में अगर मैं इस राज्य सरकार की बात करूं जो चल रही है धामी जी के नेतृत्व में, इन लोगों ने पिछले 1 साल में हमने बहुत सारी बैठकें की हैं, बहुत सारी प्लानिंग किया है और बहुत सारी प्लानिंग को इंप्लीमेंट किया है। यानी कि हम वापस से बहुत सिंगल विंडो की अगर मैं तारीफ करूं, सिंगल विंडो में बहुत सारे काम हुए हैं और आप निश्चित मान के चलिए कि अगले 6 महीने में आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट उसके दिखाई भी देंगे, ऐसा मेरा मानना है और दिख भी रहे हैं। हाँ, और आज की तारीख में सच्चाई ये है कि हम लोग अगर भूमि की बात करें, आज इंडस्ट्री लगाने के लिए हमें भूमि की जरूरत है। लोग आज भी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। मैं नवंबर के महीने में मैं राजभवन मुंबई में था, हमने एक महाराष्ट्र चैम्बर के हमने एक शुरुआत की है कि कुछ दूसरे राज्यों के चैम्बर के साथ एक एमओयू साइन करने का। महाराष्ट्र, अभी राजस्थान के साथ किया पिछले वीक ही, हम गुजरात के साथ करने जा रहे हैं, हरियाणा के साथ कर रहे हैं। यानी कि तो होल पर्पज ये है कि हम लोग उनके साथ उनकी पॉलिसी को एक्सचेंज करें, उनकी बात को समझें। मुझे कई लोगों ने बोला कि हमें बहुत सारी भौगोलिक परिस्थितियां हो गई, बहुत सारी चीजें अलग हैं उन राज्यों में और उत्तराखंड में, उसका ध्यान रखना जरूरी हो गया। सोनिया जी, आपके पास आती हूँ। सोनिया जी के बारे में बता दूं, फॉरेस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज की निदेशक भी हैं। 2016 से आप कंप्यूटर साइंस में आपने बीटेक किया और एक उद्यमी के तौर पर क्या चुनौतियां हैं वो मैं आपसे जानूंगी, लेकिन उससे पहले बधाई, क्योंकि आपको आपके एक्सपीरियंस के लिए एक उद्यमी के तौर पर अवार्ड दिया गया, नवाजा गया सम्मान से। तो इस मंच से भी वो सम्मान जरूर होना चाहिए, तो तालियां। और बहुतों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं सोनिया जी आप। एक उद्यमी के तौर पर क्या चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार का सहयोग कैसा है? धन्यवाद। पहले तो बधाई आपको कि आपने ये इतना अच्छा एक कॉन्क्लेव और एक डिस्कशन का पैनल रखा। मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड की इंडस्ट्रीज बहुत फॉर्चुनेट हैं, स्पेशली इस टाइम पे जब गवर्नमेंट बहुत प्रोग्रेसिव है। हमारे युवा नेता का फोकस बहुत क्लियर है। वो समझते हैं डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब हम ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें। वो तभी होती है जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं, आप वो एनवायरनमेंट बनाते हैं। देखिए, खाली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अगर यहाँ पे इंडस्ट्रीज आ गई उससे नहीं रुकेगा यहाँ का युवा। उसको वो लाइवलीहुड भी चाहिए, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी चाहिए, वो तब यहाँ पे रुकेगा। कोई भी एक उद्यमी जिसको नौकरी तो यहाँ मिल जाए, लेकिन लिविंग उसका बहुत डिफिकल्टीज वाला रहे, तो वो इंडस्ट्रीज पहले भी थी, लेकिन हम लोग को एक क्वालिटी एम्प्लॉयज नहीं मिलते थे। हम लोग को वो रिटेंशन नहीं हो पाती थी क्योंकि हमें वो दिल्ली से मंगाने पड़ते थे। लेकिन आज यहाँ पे क्योंकि लाइवलीहुड, क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी अच्छी मिलने लगी है, कनेक्टिविटी बेटर हो गई है, आप 2.5-3 घंटे में दिल्ली पहुंच सकते हैं। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जनरली हेल्थ केयर पे भी यहाँ पे फोकस दे रही है गवर्नमेंट। तो ये सारी चीजें हेल्प कर रही हैं यहाँ की इंडस्ट्री को ग्रूम करने में। क्योंकि 10 चीजें अगर मैं गिनवाऊं तो उसमें से 4-5 चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आपके रिसोर्सेज पास हो, बिल्कुल, आपका क्लाइंटेज पास हो। क्लाइंटेज अगर पास नहीं भी है तो कनेक्टिविटी अच्छी हो। 2 चीजों में मैं अगर कहूंगी कि उत्तराखंड में डेफिनेटली रिसोर्सेज कुछ चीजों के पास हैं, कुछ चीजों के नहीं है, अगर मैं इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करूं तो। बट कनेक्टिविटी में जो अब हमने इतना इन्वेस्ट किया है, दैट हैज हेल्प्ड अस अ लॉट। हमारी फ्रेट कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, उस पे हमने रोड की तरफ तो कर दिया है, लेकिन एक तरफ जो रेल है उस पे अभी हमें इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमें उस पर भी काम चल रहा है, उस पर चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। थोड़ा सा स्लो है, उसको हमें एक्सपीडाइट करने की जरूरत है। ठीक है, हमारे साथ